अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहता है या फिर ऑकल्ट को अपनी एक फील्ड बनाना चाहता है, व्हाट डू यू रेकमेंड, उसको शुरुआत किससे करनी चाहिए? टैरो कब करना चाहिए? टैरो हमारी हेल्प कर रहा है. Is it a long lasting answer that we get from tarot? How is Akashic different from PLR? तो दिव्या अरोड़ा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ. पिंगलाक्षा एस्ट्रोलॉजी, व्हाई पिंगलाक्षा? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे जो गुरुजी हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, उन्होंने ये नाम एक्चुअली अपने लिए सोचा था। वो अभी एक्साइज में हैं और 40-45 साल से पढ़ रहे हैं। और उन्होंने सोचा था जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद जब भी वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो ये नाम रखेंगे। तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते उनका भाव ऐसा आया और उनकी जो है ब्लेसिंग के साथ ये नाम उन्होंने मुझे दे दिया और उसी के साथ जो है ये नाम अब मेरे साथ है और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। तो मतलब मान लेना चाहिए कि गुरु जी का आशीर्वाद के रूप में आपको नाम मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका साथ जो है उसी की वजह से मैं हूँ शायद, उसी और उनका ये नाम जुड़ने से उसकी जो एनर्जी है वो और अच्छी होगी। चलो, दैट्स इवन बेटर। गुरुओं का आशीर्वाद हो तो और क्या चाहिए। बिल्कुल, सच बात तो यही है। मैम, आप पिंगलाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, आप आकाशिक करती हैं। आज हम ज़्यादा बात करेंगे आकाशिक पे और टैरो पे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हाउ इज़ आकाशिक डिफरेंट फ्रॉम PLR? देखिए सर, PLR जो है उसमें सब्जेक्ट जो भी व्यक्ति है वो अपनी पास्ट लाइफ खुद एक्सेस करता है। उसको वो देख सकता है उसने क्या उसके साथ ऐसा हुआ है जो उसकी प्रेजेंट लाइफ में उसका इन्फ्लुएंस है और जिसकी वजह से जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आ रहे हैं वो उसको कैसे बेहतर बना सकता है। तो वहां पर व्यक्ति खुद उसको एक्सेस करता है। जबकि आकाशिक में आपके पास जो रीडर है वो मेडिटेशन प्रोसेस से सामने वाला जो सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है जिसको कराना है, उसका बैकग्राउंड या उसका पास्ट लाइफ, उसके लाइफ में क्या चल रहा है या उसका सोल जर्नी क्या है, उसको एक्सेस करता है। ये डिफरेंस दोनों में मेजर है। तो अगर किसी को खुद एक्सेस करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है तो उसको PLR में जाना चाहिए। मगर अगर किसी को कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, डिप्रेस्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में हम PLR या आकाशिक सजेस्ट नहीं करते। उसके लिए स्टेट ऑफ माइंड ठीक होना चाहिए, इमोशनली भी व्यक्ति ठीक होना चाहिए। तो ऐसे में आकाशिक कर लेते हैं। उसमें क्या है, खुद नहीं करना है तो रीडर करके आपको बता सकता है कि प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से आई हैं, कैसे इंप्रूव हो सकती हैं और क्या बेटर जो है उनकी प्रोबेबल फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकती हैं जिसने आपने तो बहुत पहले सीखा होगा बट आपको भी कुछ सिखा दिया हो? बिल्कुल सर, आकाशिक का हालांकि हर एक्सपीरियंस एक के बाद एक बहुत खूबसूरत है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जब कर रहे होते हैं तो हम खुद ही इमोशनली इतना फील करते हैं। क्योंकि आकाशिक में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके लिए मैंने आकाशिक किया तो आपकी जर्नी को मैं महसूस कर रही हूँ। तो जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं वो एग्जैक्टली मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वो फील, वो कनेक्ट, वो इमोशंस, वो सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा एक मैं आपको बताऊं, जैसे एक मेरे साथ एक व्यक्ति थे, उनका मैं नाम तो लेना ठीक नहीं है बट उनकी जर्नी कुछ ऐसी थी। उनका उस दिन बर्थडे था तो मुझे ये भी नहीं पता था उनका बर्थडे है। उनके साथ कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे थे, बहुत टाइम से परेशान थे। तो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल इश्यूज, जो भी रट था उनका, उनको ये था कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, मैम इतनी मेहनत करता हूँ, बहुत सारी, फिर उनके ऊपर डेप्थ बहुत हो गया। तो जब मैंने उनका आकाशिक किया, जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने आकाशिक के दौरान उनके फादर को देखा, उनके फादर इस दुनिया में नहीं है, और मैंने जो कपड़े उनको बताए, जब वो सामने से आकर बोले मैम लास्ट टाइम जो मेरे फादर थे उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने थे, एंड ही वाज इनटू टीयर्स, एंड बिलीव मी आफ्टर वाचिंग हिम मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है इतना कनेक्ट हो गया था वो। तो इट वाज अमेजिंग। और ऐसे मैं तो अपना बता रही हूँ जो मैंने किया है और कैसे कैसे, क्योंकि हीलिंग्स हैं, टाइम लगता है बट बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के सर आप विश्वास कीजिएगा, क्लासेस में जब हम करते हैं, जब एक दूसरे का आकाशिक करते हैं, पीपल कम अप विद अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जो है सामने जो व्यक्ति है, मान लीजिए किसी को कोई परेशानी है,
उसने नहीं बताया, मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, बट जब मैं आकाशिक कर रही हूँ मैं वो चीजें बता सकती हूँ जो आपके साथ हैं। तो ये बड़ा अमेजिंग सा है कि जैसे एक बार एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया, उसने कहा मेरे को फिजिकल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो उसने कहा कि जब आकाशिक को करके आई, उसने कहा कि क्या आपको फेस के राइट साइड में प्रॉब्लम है? शी सेड हाँ, मेरे को फेस के राइट साइड में बहुत इशू है। तो उसने कहा आपको कैसे पता? करी क्योंकि जब मैं आकाशिक कर रही थी थ्रू आउट मेरे फेस के राइट साइड में बहुत झंझनाहट थी। तो दीज आर एनर्जीज। तो मैम कभी क्या ऐसी, जैसे आपने एनर्जी की बात की कि आपकी झंझनाहट थी राइट साइड पे, कभी क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो किसी क्लाइंट के साथ थी वो आपके साथ उस सेशन के बाद भी कुछ समय तक रह पाती है या उस सेशन के बाद ही खत्म हो जाती है? इसके लिए सर इसीलिए कहते हैं कि विदाउट अ मेंटोर वन शुड नॉट डू इट। बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हों, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन शील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्वियसली एनर्जीज कनेक्ट करती हैं। अभी भी हम और आप बात कर रहे हैं तो वी आर ट्रांसफरिंग द एनर्जीज, दैट्स अ फैक्ट। और इसीलिए ऐसा होता है किसी का ऑरा हमें इतना खूबसूरत कर देता है और कहीं कहीं पे हम किसी से मिलकर बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, दैट्स अ फैक्ट। तो जब हम आकाशिक कर रहे हैं या हम एनर्जी की किसी भी मोडालिटी के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर ये चीजें बहुत स्वाभाविक हैं। इसीलिए हमें ये समझना है, हम किसी भी मोडालिटी से जुड़ते हैं तो हमेशा एक पैटर्न के साथ जुड़े। इट इज सेफ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यस यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यानी कि अगर आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली वो एनर्जीज आपके साथ कैरी करेंगी और वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर किसी ने ऐसा कर लिया, अब आपने कहा कि किसी की सुपरविजन में होना चाहिए, मान लीजिए किसी ने सुपरविजन में नहीं किया, मतलब XYZ कहीं से भी सीखा, और आजकल तो बहुत सस्ते सस्ते में सीख भी लेते हैं या फिर लोग यूट्यूब में सीख लेते हैं, ठीक है, पर कहा जाता है कि ऐसे सीखा हुआ ज्ञान जो आपके काम नहीं आता, ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि गुरु को अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी तो फिर आपको उसका ज्ञान का कुछ भी प्रतिशत नहीं मिलता। तो चलो आपने कहीं से ज्ञान लिया, जैसे भी ले लिया, आपने सेशन भी कर लिया, सक्सेसफुल रहा, पर उसके बाद अगर आप ही उस प्रॉब्लम में आ गए तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? अल्टीमेटली जो सवाल आपने जैसे कहा, गुरु ही उसका सोल्यूशन है। सिर्फ फैक्ट यही है कि आप किसी भी चीज को कर रहे हैं, अगर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है फिर इसका मतलब यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि ये मोडालिटीज हमें ग्रो करने के लिए है, ये हमें ड्रेन करने के लिए नहीं है। दूसरे की मदद करने के लिए सबसे पहले अपनी मदद करना बहुत जरूरी है। हम किसी की मदद ही नहीं, आप हीलिंग कैसे करेंगे? अगर हीलिंग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले अपना ऑरा, अपने आप को उतना मजबूत बनाना है, तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर हम ही जो है सामने वाले को हेल्प करने के लिए हमारा अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना जरूरी है, तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही सबको भी राय देती हूँ कि अननेसेसरली परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। डू इट विद अ प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर चैनल से चीजों को करिए, आपको बेनिफिट भी मिलेगा और यहाँ से हर तरीके का बेनिफिट मिलेगा, कामनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, और लाइफ में एक बहुत, जिसको हम कहते हैं ना, ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू होते हैं, सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंजेस फील कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए वन हैज टू डू इट इन अ वेरी चैनलाइज्ड वे। इस तरीके से करने का फिर प्रॉब्लम का तो हम अपने आप रास्ता बना रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने सीख लिया ऑनलाइन चैनल से, राइट, अब आपने कहा कि अगर वो कैरी कर रहा है उस एनर्जी को तो उसके लिए उसे गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, उसका तो कोई गुरु है नहीं। इसका मतलब अब उसे दोबारा वो सीखना पड़ेगा किसी गुरु से, और फिर वो सीखकर उसी गुरु की हेल्प से उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। सो इज इट लाइक कि वो पहले अपनी हीलिंग कराए उस गुरु से, या फिर उसको दोबारा सीखे और फिर अपने आप को खुद बाहर निकाले? कैसे करना चाहिए? देखिए, इसके लिए भी मैं यही बात कहूंगी कि जब हमारे पास, जैसे हमारे पास ही आते हैं लोग, तो ऐसा कई दफा होता है कि पीपल दे कीप लर्निंग। ये तो ज्ञान का सागर है, सच बात यही है, हम ही सीखते हैं, जहां से मिलता है वहां से ऐसा लगता है बस ले लो, तो ये तो सच है जी। तो ये होता है सबके साथ और मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ, मगर अगर आपको इसको करेक्ट वे में करना है, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि अधूरा ज्ञान भी बहुत डेंजरस और शायद ज्यादा ही प्रॉब्लमैटिक है, तो उसके लिए हम फंस जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब हमारे पास व्यक्ति आता है, उसके साथ क्या इश्यूज हैं ये समझना बहुत जरूरी है, और कहाँ से हमें उसे गाइड करना शुरू करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी फैक्ट है सर, आते तो सब पढ़ के ही है, बिल्कुल, जब पूरी नॉलेज, क्योंकि होता क्या है ना, ये है इतना क्यूरियस ये व्यक्ति, ये जो ऑकल्ट की जो दुनिया है, ये रहस्यमय दुनिया है ना, तो इन रहस्यों का जब
जिसको हम एक लैंग्वेज में कहते हैं ना कि इट इज एडिक्टिव, ये एडिक्शन हो जाता है इसका। तो व्यक्ति फिर कुछ और पढ़ता नहीं है, फिर वो यही चीजें पढ़ता जाता है, मैंने ये देखा है, गोते ही लगाता रहता है। चलिए अब इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, एक प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। जैसे एक पंडित जी थे, उनके बेटे पंडित जी बनेंगे, फिर आगे पंडित जी बनेंगे, यानी कि एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया कि आपने वही सेट पैटर्न जो था फॉलो किया। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए या फिर उनका भाग्य कह लीजिए खुद उस तरफ खींचता है। आप किस कैटेगरी में आती हैं? मुझे तो सच में भाग्य नहीं खींचा है। हाँ। शायद इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चैलेंजेस हैं लाइफ के, जिन्होंने अपने आप इस रास्ते पे मुझे डाला है। हालांकि इसमें ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी जिस तरीके की अपब्रिंगिंग है उसमें हमारी पूरी फैमिली में बहुत स्पिरिचुअलिटी का एक अलग स्थान रहा है। मैं अपने फादर को देखती हूँ, माय फादर मेडिटेट्स फॉर 4 आवर्स अ डे, आज भी। तो मैं बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उसका बहुत मैटर तो करता ही है, और ट्रस्ट तो है ही। बट हाँ, चैलेंजेस जो है लाइफ के वो अपने आप ही हमें इस ट्रैक पे डाल देते हैं। मुझे लगता है इतनी आसानी से मिलता नहीं है सर, और ये बात सच है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है ना, फैमिली लेगेसी इस टाइप से अगर हम कह रहे हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं। सो वो एक अलग ट्रैक है, ये एक अलग ट्रैक है। बट जैसे मान लीजिए आपको आपके चैलेंजेस लेके आए, ठीक है, नाउ डू यू फील ब्लेस्ड के वो चैलेंजेस की वजह से सही, या फिर ये कह लीजिए शायद वो चैलेंजेस की वजह से सही आप इस प्रोफेशन में आए, राइट? अब इस प्रोफेशन में तो आप आ गए, आपकी वजह से आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं मोल्ड होगी, इस तरफ झुकेगी। बिल्कुल। आपने एक एग्जांपल दी थी कि आप आ रहे थे तो रास्ते में आपका बेटा कह रहा था कि आपका तो सूर्य स्ट्रांग होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यंग है, अभी बहुत छोटा है, बट इवन ही हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई इंसान ऐसे बोल रहा है तो उसका क्या प्लैनेट स्ट्रांग होगा। यानी कि छोटा सा बच्चा ही अगर वो अब अपनी मदर की पीढ़ी को आगे लेके जा रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्योंकि आप इस तरफ मोल्ड हुई तो वो आपका बेटा आपसे ज़्यादा भाग्यशाली होगा, कहना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं। ये भी कर्म है ना, ऑफ कोर्स कर्म है, ये भी कर्म है। और ये बात सच है कि जब मैं अपनी भी बात करूं तो ये जो चैलेंजेस आते हैं ना, तो मैं ठाकुर जी में बहुत विश्वास करती हूँ। तो जब मेरी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे थे तो मैं उनसे अक्सर कहती थी कि व्हाई मी, आपको तो सब पता है, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब एक क्वेश्चन आता है माइंड में, और मुझे लगता है शायद सभी के मन में कभी ना कभी एक समय पे ये सवाल जरूर आता है, क्योंकि मैंने तो पूरी तरीके से आई यूज्ड टू ओ एवरीथिंग, पूरा समर्पण मेरा आज से नहीं, व्हेन आई वाज 18-19 इयर्स तब से है। मेरे मन में बहुत सवाल आता था। आज मुझे लगता है कि जो मैंने अपने लिए सोचा था वो बहुत कम था, मैं इसके लायक नहीं हूँ जो आज मैं कर रही हूँ। तो बड़ी कृपा है उनकी, राधा रानी बिहारी जी की इतनी कृपा है कि आज तो जो भी कहें तो वो शब्द ही नहीं है, वो शब्द का जो शब्दकोश यहीं पे खत्म हो जाता है, वो भाव ही वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी शब्द जो है उसको जस्टिफाई कर सकता है। और बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि हमारे कुछ संस्कार होंगे जो हम लोग साथ में, मैं, हस्बैंड, बच्चे, या हमारा पूरी फैमिली, हम सबके कुछ ना कुछ संस्कार है। जैसे कहते हैं ना, हम लोग तो समझते ही हैं, PLR काक्षिक में ये बात होती है कि फैमिली DNA वो भी हमारा आगे बढ़ता है। तो सबके संस्कार शायद कुछ इसी तरीके के होंगे। और मैं तो खुद भी सोचती हूँ कि पहले तो मैं यही कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, 200% ब्लेस्ड कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि सच में इसको करने के लिए बहुत ब्लेसिंग्स की जरूरत है। नहीं, आई हैव सीन अ नंबर ऑफ केसेस, जब जैसे आपका मेरा एज ग्रुप ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्या होता है कि बहुत से लोग इस एज ग्रुप के आगे भी अभी कष्टों को झेल रहे हैं। और शायद रियली वी आर वेरी वेरी मच ब्लेस्ड कि हम कष्टों को देखा, हमने हार्डशिप्स देखी, बट कहीं ना कहीं शायद वो भगवान की दया थी, हमारे कर्मा थे पुराने, कि जो उन्होंने हमें इस लाइन में लाए, और हम इस लाइन में आने के बाद शायद अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर आप कर्मा अच्छा करते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेटरमेंट मिलता है, पर इस लाइन में आने के बाद आपके कर्मा ऑटोमेटिकली 10x टाइम जो है वो बढ़ते रहते हैं, अच्छे होते रहते हैं। तो दैट्स वन थिंग। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, तो यस, दिस इज़ द वे।
आप इस लाइन में जब आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक इंडिकेशन मिलता है, अगर आप वो इंडिकेशन समझ जाएं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझ जाएं, तो आप इस लाइन में जब आते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को बहुत बहुत बेहतर कर सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल 200%। और मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता भी जो है हमें खुद ही चुनना है। जैसे कई बार बात होती है कि आज हम भी बैठे हैं सर, तो ये बात सच है कि हम लोगों ने जो हार्डशिप्स देखी, हमने बड़े अच्छे टाइम पे देख ली। बिल्कुल एनर्जी थी, झेलने की क्षमता थी, झेल लिया, बढ़िया समय पे देख लिए, आगे का रास्ता हम तय कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है 60 इयर्स 70 इयर्स के भी आई हैव पीपल हु आर लर्निंग, बड़ा अच्छा लगता है, उनकी भी मेरे को एनर्जी देख के बहुत अच्छा लगता है कि देखिए इस एज में भी वो ये चीज सोचते हैं कि मुझे करना है। सिमिलरली व्हेन आई सी 18-19 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, यू नो, अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड, वो भी इन चीजों के बारे में समझ रहा है, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल चुनाव हमें करना है, तो वो कहते हैं ना 30% फ्री विल हमारे पास है। हाँ। चुनाव हमें करना है, आगे का रास्ता हमें तय करना है। तो Absolutely correct। इसीलिए शायद भगवान ने वो 30% फ्री विल दी है कि व्यक्ति जो है अपने विवेक से चले और अपने लिए सही चुनाव करे। चलिए, अभी हमने बात की कि अगर किसी की लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो इस लाइन में आ सकता है, और कुछ लोग जैसे अपने 18-19 ईयर्स ओल्ड बच्चों की भी बात की, वो उनका झुकाव भी इस तरफ है। तो अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहता है या फिर ऑकल्ट को अपनी एक फील्ड बनाना चाहता है, व्हाट डू यू रेकमेंड कि उसको शुरुआत किससे करनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी आई गेस इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। आप एक बार चले जाओ तो उसमें सीखने की अथाह क्षमता है, बट क्या मेरे ख्याल से कुछ और सीखना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट उसका, जैसे कहते हैं ना, ABC समझ सको। तो आपके हिसाब से आप क्या रेकमेंड करोगे कि क्या किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए? वैसे तो सर मैं ये बात कहूँगी कि ये ना इनर जो है ना, इनर वॉइस पे डिपेंड करता है। जब मुझसे कोई आकर पूछता है ना, वेबिनार में भी कई दफ़ा ये बात होती है, मैडम आप बता दीजिए मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं कहती हूँ अपने दिल की आवाज़ सुनो। आई नो वांट टू टेल यू दिस, बट हाँ ये बात जो है अक्सर मेरे साथ होती है जब मेरे पास, मैं 3 मोडालिटीज़ पे जो है काम करती हूँ, वैदिक, टैरोस एंड अकाशिक। जब मेरे पास कोई आता है कि मैडम इन तीनों में से पहले मुझे क्या करना है, मैं हमेशा टैरो सजेस्ट करती हूँ। उसका कारण है, उसके विशेष कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म में आप उसको सीख जाते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी से अब व्यक्ति कहेगा कैसे कनेक्ट करते हैं, एनर्जीज हेल्प कर रही हैं। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, अब हम कार्ड, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कार्ड किसी के लिए निकाल कर किसी को कुछ गाइड कर दें। सीधी बात यह है कि एनर्जीज हमारी मदद करती हैं, हम कार्ड पुल करते हैं और वो कार्ड निकाल के सामने वाले को गाइड करते हैं। तो यहाँ से व्यक्ति का जो है ना विश्वास ईश्वर में बहुत बढ़ जाता है, जब वो देखता है कि सवाल का जवाब, मतलब हमने प्रार्थना करी और सामने वाले के लिए जब निकाल रहे हैं उसका सवाल का जवाब बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा प्रश्न है। तो वहां से समझ आने लगता है कि एनर्जीज हमारी मदद कर रही है, और उन एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए साधना बहुत जरूरी है। तो वो पहली बात तो वहां से हो जाती है। दूसरी चीज 70% इंट्यूशंस और 30% टैरो रीडिंग का एक कंसेप्ट है, अगर उसको भी व्यक्ति समझ जाए बहुत मदद करता है। तीसरी चीज सेल्फ डिपेंड हो जाता है व्यक्ति टैरो करने के बाद, एटलीस्ट वो अपने लिए, लोगों के लिए एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा रास्ता चुनाव कर सकता है। तो टैरो इज द इजीएस्ट मोडालिटी टू स्टार्ट अप विद। वैदिक इज वेरी वास्ट एज यू सेड, आई कंप्लीटली अग्री। तो जब मेरे भी जो गुरुजी हैं और 45 साल से पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं दिव्या कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, और मुझे भी वो यही कहते हैं कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन बिना पढ़े सो जाओ। तो वो ये तो बिल्कुल सही बात है। वैदिक का तो जो है, हालांकि ऑकल्ट ही ऐसा है, मगर हाँ तीनों मोडालिटीज में आई वुड से टैरोस इज द इजीएस्ट वन टू गो फॉर। आफ्टर दैट वन कैन चूज बिटवीन अकाशिक एंड वैदिक, जो कॉलिंग है सर, ये तो अल्टीमेटली है तो कॉलिंग ही। ऑफ कोर्स, मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको सबसे आसान से करनी चाहिए। एक तो सबसे आसान से करने से एक चीज़ ये आपके अंदर आती है कि कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल, कि आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही हो रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है, आप दूसरों की जो हेल्प कर रहे हो उससे भी आपको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी की हेल्प की तो उसका कर्मा तो आपको भी मिला ना। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने ये बिल्कुल सही बात कहा कि टैरो शुड बी द फर्स्ट थिंग। अब टैरो की है, आपने इसमें बोला कि 70% एनर्जी होती है, 30% ज्ञान होता है। डू यू मीन कि 70% एनर्जी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? साइकिक एनर्जी,
तो साइकिक एनर्जी जो है जिसके पास होगी वो इसे सीख सकता है, या फिर इसे सीखने से भी साइकिक एनर्जी आती है? दोनों तरीके से। दोनों तरीके से। आपको पता है ये हालांकि मैं जानती हूँ आप इस बात से बहुत हद तक वाकिफ हैं, साइकिक एनर्जी हम सब में, साइकिक एबिलिटीज यानी कि इंट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और आप इस बात को मानते भी होंगे कि इंट्यूशंस हम सबके पास हैं। करेक्ट। एवरीबडी इज इंट्यूटिव, ओनली द थिंग इज वी आर नॉट चैनलाइजिंग इट, एक्नॉलेजिंग इट। हम एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, हम सबके साथ ऐसा होता है, हमारी ऐसा लगता है हमें कोई गाइड कर रहा है। हाँ, हम कुछ करने जा रहे हैं एंड हमें एक इंट्यूशन होती है कि नहीं नहीं ये मत करो या ये कर लो, दैट इज ओके। तो दैट इज व्हाट इंट्यूशंस। अब होता क्या है, जैसे एक घर है उसमें हमने इतना सामान इकट्ठा कर लिया है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें उनको कैसे प्लेस करना है। जब तक हम उसमें से कचरा बाहर नहीं करेंगे, हम खूबसूरती से चीजों को कैसे प्लेस करेंगे? बिल्कुल ऐसे हम हैं। हमने क्या किया, इसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, यार हम सब तरफ से एनर्जीज ले रहे हैं, तो हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। हमें सिर्फ क्या करना है, उसको चैनलाइज करना है। एवरीबडी हैज इट। और दोनों ही तरीके से आपकी बात जो है इतनी परफेक्ट है कि साइकिक एनर्जीज या इंट्यूशंस जो हैं वो हमारे पास हैं, और टैरोस करने से वो बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि हम खुद को चैनलाइज करते हैं, साधना जो हमारी मदद। चलिए, दैट्स इवन बेटर। अब एक सवाल और उठता है, टैरो कब करना चाहिए? किसी भी सिचुएशन पे जब आपको कोई डिसीजन लेना हो और आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड है, जॉब से रिलेटेड, फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, कोई भी चीज जहां पर आपको एक डिलेमा की स्टेट है, यू नीड गाइडेंस। आई वुड टेल यू टैरोस इज द बेस्ट मोडालिटी टू गो फॉर। एंड मैं दूसरों को क्यों, मैं खुद भी, इफ आई हैव टू टेक एनीथिंग आई हैव टू डिसाइड, आई फील टैरोस इज द बेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपको निर्णय लेना है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप सोचिए हम लोगों से जा के पूछ रहे हैं यार मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यू हैव अ टूल इन योर हैंड वेयर डिवाइन इज हेल्पिंग यू, तो दैट सॉल्व्स इट लाइक एनीथिंग। वो इतनी आसानी से आपको सोल्यूशन मिलते हैं, आपको एक तरीका मिल जाता है कि कैसे आपको करना है। और मैं तो ये कहूंगी सर, एनर्जीज पे विश्वास करके देखना चाहिए हर किसी को। इट्स नॉट ओनली अ लेमन जिसको ऑकल्ट नहीं भी पता है, एक बार एनर्जीज पे पूरा समर्पण करके देखना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली एनर्जीज हमारी मदद करने लगती हैं। फिर हमारी हर चीज बिल्कुल तरीके से, जैसे हम सोचते भी नहीं है ना, उतने अच्छे रास्ते हमारे बनने लगते हैं। तो टैरोस के लिए मैं यही कहूंगी कि बड़ा गंभीरता से टैरोस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है हम एज बहुत सिली तरीके से उसको नहीं जो है, बिकॉज इट इज अ वेरी डिवाइन टूल। तो जितना हमारा भाव अच्छा होगा, अल्टीमेटली इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं, उतना ही हमारे को सही गाइडेंस मिलेगी। और टैरो में हम किस किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं मेरी एक्स वापस आएगी क्या, वो मुझे कॉल करेगी मतलब ज़्यादातर ब्रेकअप के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। आप थोड़ा बता पाएंगी कि इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हम ऐड कर सकते हैं? सर पॉसिबिलिटी तो सब है, सिर्फ ईश्वर की कृपा चाहिए। कई बार हमें ना मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार ये सवाल करते हैं, मैम इतने लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मगर मैं कई बार ये भी कह देती हूँ कि ठीक है, उनकी एज है, उनके लिए शायद ये प्रायोरिटी है इस समय। कहते हैं ना, एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे का कष्ट भी समझना बड़ा जरूरी है, शायद उनके लिए जरूरी है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ इतना यहाँ पर कहूंगी, ये बात सही है कि गंभीर क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला था, इट इज अ वेरी डिवाइन टूल। आप रिस्पेक्ट करोगे जब तक सम्मान नहीं करोगे तब तक मदद नहीं मिलेगी। हम उसको ऐसे लेके, दे आर नॉट प्लेइंग कार्ड्स। अगर सही तरीके से हमारा भाव कैसा है वो बड़ा मैटर करता है। जैसे हम मंदिर में भी जा रहे हैं, व्यक्ति जब मंदिर के अंदर भी जाता है तो उसका जैसा इंटेंशन होता है वैसी उसको जो है वहां से मदद मिलती है, बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। इसी तरीके से आपने उसको जितनी मोहब्बत से, जितने समर्पण से आप उसको इस्तेमाल करते हैं या उससे गाइडेंस लेते हैं, उसी तरीके से हमारी जो है मदद होती है। तो ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट है तो वी कैन गो विद सच क्वेश्चंस, बट ओनली इफ इट इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज जिस तरीके का सिनेरियो है, दिस इज द फैक्ट कि एवरी सेकंड पर्सन हैज द सेम क्वेश्चन नाउ। बहुत बार ना लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। फॉर इंस्टेंस 10th के बाद हमें एक लाइन चूज करनी होती है। बच्चा मैथ्स में भी अच्छा है, साइंस में भी अच्छा है,
पर शायद उसका इंटरेस्ट लिटरेचर में ज़्यादा है। साइंस में अच्छा होने के बावजूद भी कई बच्चे साइंस में नहीं जाते, तो उनके पेरेंट्स उनको हमेशा स्कोर करते रहते हैं कि तुम साइंस में इतना अच्छा स्कोर करते थे, इतना अच्छे तुम साइंस में थे, फिर भी तुमने अपना करियर दूसरी डायरेक्शन में लिया। क्या ऐसे में भी टैरो काम आ सकती है? बिल्कुल आ सकते हैं सर। इनफैक्ट नॉट ओनली करियर, बिजनेस में भी कंफ्यूजन्स हैं। हाँ। समझ नहीं आ रहा है इसका बिजनेस करना है या नौकरी करनी है, ओके, नॉट टू टेक गाइडेंस। यही बात तो है, हम क्या करते हैं, हम गाइडेंस में ही नहीं कह रही हूँ, हमें अपने जो एक्सपीरियंस लोगों से बिल्कुल गाइडेंस लेनी चाहिए भी, उनको उनका तजुर्बा जो है वो हमारी बड़ी मदद करता है। बट टैरोस इज अ डिवाइन टूल। अगर आप बिल्कुल समर्पण से वहां से अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आप बिल्कुल निर्णय कर सकते हैं। और मेरा आज तक का तजुर्बा यही कहता है कि अगर हमें कोई गाइडेंस मिली है वो हमारी बहुत मदद करती है। सिर्फ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको सिंसियरली ले रहे हैं। अगर हम उसको सिंसियरली नहीं ले रहे हैं तो फिर तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। अगर टैरो हमारी हेल्प कर रहा है, इज इट अ लॉन्ग लास्टिंग आंसर दैट वी गेट फ्रॉम टैरो, या फिर एक शॉर्ट टर्म का होता है? सर यहाँ पर ना दिस क्वेश्चन एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि अरे मैडम आपने ऐसा बताया था वैसा हो गया। एक छोटी सी बात यहाँ पर सबको समझनी बहुत जरूरी है। ऑकल्ट हमें गाइड करता है, ठीक है, चाहे टैरोस है, दे आर गाइडिंग अस। निर्णय फिर भी हमारे हाथ में है। अब हमारे जो ये 30% फ्री विल की हम बार बार बात करते हैं कि हमारा प्रोबेबल फ्यूचर बताते हैं। अब प्रोबेबल फ्यूचर का मतलब ये है, निर्णय तो हमें करना है ना कि हमें ये चूज करना है, ये चूज करना है, ये चूज करना है। हम अगर गाइडेंस ले रहे हैं और हम उसको मान रहे हैं तो यस, देयर इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग यू एंड थिंग्स आर गोइंग टू गो द वे यू वांट। बट हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है आपका, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जैक्टली कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। एनर्जीज कीप चेंजिंग द वे वी आर। कहने का मतलब ये है, अभी हम किसी से, मान लीजिए हम एक पार्टी से होकर आए, उस टाइम पे हमारी एनर्जी डिफरेंट है। अब हमें उसके बाद अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, हमने साधना करी, हम अपने आप को फिर वापस, देयर इज अ डिफरेंस इन एनर्जीज नाउ। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है उसकी लाइफ में एक चेंज आता है, वो पार्टी कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, वो बहुत इंजॉयमेंट में रहता है। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाता है, उसकी एनर्जी चेंज हो गई। अब वो जो कर रहा है उसका फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा जो वो कर रहा था। तो दिस इज वन हैज टू अंडरस्टैंड, एनर्जीज कीप चेंजिंग, वी हैव टू टेक द गाइडेंस और हमें अपनी लाइफ को वैसे चैनलाइज करना है। कर लेते हैं तो अच्छा निर्णय होता है, नहीं करते हैं तो फिर ये हमारे ही हाथ में है। अल्टीमेटली फैक्ट यही है, आप आकाशिक करिए, टैरोस करिए, वैदिक करिए, we are responsible for whatever is happening in our life. करेक्ट। अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप टैरो रीडिंग कर रही हैं, आप किसी बच्चे के लिए आपने प्रेडिक्शन की कि इसे मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, बट दैट पर्सन, चाहे उसके पेरेंट्स हैं चाहे वो खुद बच्चा है, वो कहता है नहीं, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैं IAS करना चाहता हूँ। तो ऐसे में वो ये पूछते हैं, क्योंकि उनकी विल है कि मैं क्या रेमेडीज कर सकता हूँ कि डॉक्टर ना बनूं, IAS कर दें, ठीक है, तो वो आप रेमेडीज बताते हैं। तो अगेन फ्री विल तो आ गई 30%, पाथ भी उसी ने चूज किया, पर वो उसके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो उसके उस डिसीजन पे आ जाएगा। टैरो ने उसको एक सही रास्ता दिखाया था कि दिस इज व्हाट यू आर मेड फॉर, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Exactly. राइट। तो मतलब टैरोज ऐसे आपको हेल्प करते हैं कि क्या करना आपके लिए आपको सक्सेसफुल बना सकता है, और वो भी कम एफर्ट्स के साथ। Exactly. राइट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एनर्जी, जैसे आपने बोला कि दे कीप ऑन चेंजिंग, तो क्या इनकी कोई वैलिडिटी होती है कि हम कितने टाइम बाद सेशन करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी सेशन किया, कल फिर सेशन किया, सेम क्वेश्चन कीप ऑन रिपीटिंग। तो कुछ तो होता होगा कि कम से कम इतने टाइम के बाद ही आप सवाल पूछो। सर मतलब आज एक क्वेश्चन पूछा, कल दोबारा पूछा, ऐसा भी होता है कि अभी एक टैरो रीडर से पूछा, उसी टाइम पे दूसरे से पूछा, हाँ। फिर तीसरे से पूछा, फिर दे विल कम अप विद अ क्वेश्चन कि सबकी रीडिंग अलग है। हाँ। तो यहाँ पर सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। एनर्जीज पे पहली बार में विश्वास कर लीजिए, वरना एनर्जीज आपकी कभी मदद नहीं कर सकती। मतलब जैसे आप उनके एनर्जी के साथ खेल खेलते हैं, फिर एनर्जीज आपके साथ खेल खेलना शुरू कर देती है। हम सर किसी से भी अपना भाव छुपा सकते हैं,
वहां छुपता है क्या? नहीं नहीं। छुपता। ये समझना, मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं दिस इज, आई थिंक ऑकल्ट की जर्नी में इंटेंशंस इतनी मैटर करती हैं। हमारा अगर भाव ठीक नहीं है तो हमें कभी मदद नहीं मिल सकती। फिर शॉर्ट टर्म खेल कर आप जो भी कर रहे हो ना, इट इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। बट इफ यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप झूठ बोल रहे हो, खुद से बोल रहे हो, और परमात्मा से कुछ नहीं छुपा। तो at least we should have a gap of 21 days so that we can have major energy shifts, कि ताकि हमें समझ आए। It's not only in tarots, हम horary system में भी सर ऐसे ही होता है। हम बोलते हैं कि अभी it is not the right time, we cannot answer। आप जो है बाद में हम बताते हैं कि इस पीरियड में आप सवाल पूछिएगा, तो yes we can do that and one should understand the importance of this। इससे आगे मेरा एक सवाल और आता है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस लाइन में बिजनेस करना ठीक है? तो ये मेरा एक सवाल है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर अलग तरीके से फ्रेम करूँ तो मेरा सवाल हो जाएगा कि अगर मैं कहीं कपड़े का काम करूँ तो मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? तो आप जब क्वेश्चन लेते हैं या फिर जब आप टैरो कार्ड रीडिंग सेशन करते हैं, तो वो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है या फिर जो बोला गया है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स निकालते हुए? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत मैटर करता है सर। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, कई बार मैं स्टूडेंट्स के साथ ही देखती हूँ, दे नॉट क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। फिर वो कहते हैं मैम जवाब नहीं समझ आया। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड। आकाशिक में भी ऐसे ही होता है। हम जो, अगर हमारे पास सवाल ठीक नहीं है तो हम जवाब की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन फ्रेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टैरोस। टैरो रीडर के साथ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, अपने कार्ड्स पे विश्वास होना। मैंने कई बार ये भी देखा है कि टैरो रीडर्स वो खुद ही एक डिलेमा में है कि पता नहीं मेरी एक सवाल थी, मेरा कार्ड ठीक आया भी है या नहीं है। अगर टैरो रीडर को डाउट होगा तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। सेकंड, they don't, if they are not framing the question properly, then they come up and say that we are not understanding। तो वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे हम yes no ही कर रहे हैं, मान लीजिए, तो किसी ने पूछा, एक कार्ड निकाला, मेरी ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ कि अब आया नेगेटिव कार्ड। अब वो सोच रहे हैं कि मिलेगी में नेगेटिव आया इसका मतलब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी में नेगेटिव आया इसका मतलब मिलेगी। नाउ कंफ्यूजन हो गया। और फिर वो आके कहेंगे मैम अब इसका क्या होगा? तो वन हैज टू अंडरस्टैंड, आस्क ओनली वन थिंग कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने क्यों दो क्वेश्चन बनाए? क्या मुझे मेरी चीज मिल जाएगी? क्वेश्चन इज देयर। नाउ यू सी, इफ इट इज अ पॉजिटिव कार्ड इट सेज यस यू विल गेट इट, एंड इफ इट इज अ नेगेटिव कार्ड इट सेज नो यू वोंट गेट इट। तो बात क्लियर हो जाती है। वन हैज टू अंडरस्टैंड। सो बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, क्या आप उनको बताते हैं कि आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है? यस, वी डू गाइड। Especially as a trainer, I tell my students that your question framing should be correct, क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए तो क्वेश्चन सर हम ही को पूछना है। अल्टीमेटली वो तो हमें अपनी पूरी बात बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन फ्रेमिंग हमारे हाथ में होती है। तो ये टैरो रीडर के ही हाथ में है कि वो क्वेश्चन फ्रेम करे, तो उसको ठीक तरीके से फ्रेम करे कि ताकि हम उसको सही तरीके से गाइड कर पाए। और बहुत बार देखा गया है, जैसे हम कार्ड शफल करते हैं, शफल करने के बाद हमने स्प्रेड कर दिए, स्प्रेड करने के बाद कई बार ना क्लाइंट कार्ड निकालता है। अब वो उनके निकालने का तरीका होता है या फिर मान लीजिए कि भगवान की करनी है, कई बार कार्ड जो है वो रिवर्सल में निकल आता है, रिवर्स कार्ड आ जाता है। उससे कितना फर्क पड़ जाता है? बिल्कुल पड़ता है। ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोलूंगी जी। कई बार मैंने ये भी ना, इस पे एक कॉन्ट्रडिक्शन मैंने बहुत बार देखा है। पीपल कीप टॉकिंग कि हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए रिवर्स, बट यहाँ पर ना एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में हमेशा आती है, और ये भी मैं अपने तजुर्बे से ही बताऊंगी सर। पहला तजुर्बा तो मेरा ये कहता है कि जब मेरे कार्ड्स रिवर्स आए हैं, मैंने कितना अपराइट पढ़ने की कोशिश करी है, हुआ वही है जो रिवर्स कार्ड कहता है। पहली चीज, और ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी खूब कहती हूँ। और दूसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे माइंड में आता है कि वैदिक में क्या हम 6, 8, 12 घरों को नहीं पढ़ते, या हम नीच के ग्रहों को नहीं पढ़ते? जब आपको अगर यूनिवर्स कुछ गाइड कर रहा है तो देयर इज अ रीजन।
हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए. वी शुड पे अटेंशन टू इट. एंड इट इज माई एक्सपीरियंस. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस. अगर कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब वो चीजें वैसी नहीं है. होता क्या है, एम्प्रेस का कार्ड जैसे कितना अच्छा लगता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड इन द डेक. आई पर्सनली लव इट. तो अब वो कार्ड हम अपराइट देख रहे हैं तो वो कितना अट्रैक्टिव, हमें पता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है. अब वो कार्ड रिवर्स आते ही ना इंसान बायस हो जाता है. उसको लगता है नहीं ये तो गलती से आया होगा. और मैं ऐसा कर चुकी हूँ सर. मेरे अपने लिए भी आता है ना. इनिशियली इन इनिशियल डेज आई यूज्ड टू से नहीं ये गलती से आया होगा. बट जब हम जिस सिचुएशन के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब वो हमारे सामने वो घटित होती है ना, ट्रस्ट डबल हो जाता है. तो मैं यही हमेशा सबको गाइड करती हूँ, वी शुड रीड रिवर्सल्स. अब इसी पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए कि किसी का क्वेश्चन है कि क्या इस साल मेरी शादी हो जाएगी, और आंसर आया द मून का कार्ड, बट वो कार्ड जो रिवर्स में आया. सो हाउ वुड यू प्रिडिक्ट, कैसे आप उसकी रीडिंग देंगे? देखिए सर, पहली बात तो इस साल मेरी मैरिज हो जाएगी, इट इज अ यस नो, क्लियर यस नो है. ठीक है. एंड मून कार्ड जो है अगर रिवर्स में आता है, इट इज नॉट अ यस कार्ड. इट सेज इट डिनाइज द इवेंट. इवेंट यहाँ डिनाई होता है. तो मतलब हमें इन अदर वर्ड्स ये कहना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा था या तो वो क्वेश्चन उल्टा हो गया, तो ये हो गया कि क्या मेरी शादी नहीं होगी, तो कार्ड यस आ गया क्योंकि मून का मतलब यस है. और या फिर अब ये कह लीजिए कि जो आंसर यस में आ रहा था उसे अब हमें नो मान लेना चाहिए. ऐसे समझ लीजिए सर, हर प्लैनेट हमें जो है ना प्रॉमिसेस देता है. कोई प्लैनेट हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है, कोई हमें प्रॉमिसेस दे रहा है कि हमें लाइफ में ये मिलेगा. सिमिलरली कार्ड्स है. कार्ड प्रॉमिस देंगे तभी तो इवेंट होगा. अगर कार्ड प्रॉमिस नहीं दे रहा है तो इवेंट कैसे होगा? अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे एक घर है, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. एक बच्चा है, फादर है, फादर घर के मुखिया हैं, मदर है, 2 भाई हैं. अब बच्चे ने, उसके फादर ने बड़े वाले भाई से कहा कि तुम्हारे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा. मदर आई, क्यों बच्चे को बिगाड़ रहे हो, जब देखो आप कहते हो मैं गिफ्ट दूंगा, कोई जरूरत नहीं है इसको कुछ देने की. छोटा भाई भी आ गया, वो कह रहा हमेशा भैया को देते हो आप, मुझे नहीं देते हो, मुझे भी चाहिए. तो अब आप समझने वाली बात क्या है, हु इज प्रॉमिसिंग? फादर इज प्रॉमिसिंग. वी हैव समवन हु इज प्रॉमिसिंग एंड हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, मदर एंड दी ब्रदर. अब यहाँ पर एक व्यक्ति को समझना जरूरी है, जो प्रॉमिस दे रहा है वो ही वो कार्ड है. प्रॉमिस कोई देगा तभी तो सब कुछ मिलेगा. अब उस बच्चे को अगर चाहिए कि मेरे को अपने फादर से वो गिफ्ट चाहिए, तो वो बच्चा क्या करेगा? फादर को पैम्पर करेगा कि ताकि पापा जो है अपने प्रॉमिस से हट ना जाए, क्योंकि इन्फ्लुएंस है ना 2 जगह से. फिर अपनी मम्मी के पास जाएगा, उनसे माफिया मांगेगा, मैं अपने सब काम करूंगा, होमवर्क टाइम से करूंगा, पूरी तरीके से मम्मा को कंट्रोल करेगा. फिर वो अपने छोटे भाई के पास जाएगा, उसको समझाएगा कि मैं जो लाऊंगा हम दोनों शेयर करके खेलेंगे. तो इसी तरीके से कार्ड्स हैं या प्लैनेट्स हैं. आपके पास एक प्रॉमिसिंग प्लैनेट है, प्रॉमिसिंग कार्ड है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक दूंगा. तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यस वी आर गेटिंग अ प्रॉमिस. और हम क्यों रेमेडी करते हैं कि ताकि वो ब्लेसिंग हमारे साथ रहे. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. तो इसी क्वेश्चन में वापस आते हैं कि मान लीजिए कोई क्लाइंट चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑल सेट, बट कार्ड तो रिवर्सल आ गया. अब इसके लिए क्या हम कोई रेमेडी भी दे सकते हैं? रेमेडी कैसे काम करेगी, क्या करेगी, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दीजिए. बिल्कुल. मून कार्ड पे आ जाते हैं सर. मून कार्ड जो है एज पर न्यूमरोलॉजी 9 नंबर का कार्ड है. राइट. मंगल का कार्ड है. मंगल का कार्ड का मतलब ये है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर मंगल का हो गया. तो कार्ड हो गया मार्स का. ठीक है. कौन से प्लैनेट ने हमारा जो है इवेंट डिनाई किया है? मार्स ने. किसकी हमें रेमेडी करने की जरूरत है? मार्स की. हम मार्स की रेमेडी करेंगे क्योंकि हमें समझना है अगर हमारे पास प्रॉमिस आया तो किस प्लैनेट ने प्रॉमिस दिया, और अगर हमारा इवेंट डिनाई हो रहा है तो किसकी वजह से डिनाई हो रहा है. कौन हमारे, कह लीजिए ऐसे कह लीजिए, किसकी एनर्जी हमारी तरफ जो है, हमारे कुछ कर्मा होंगे जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस आ रही है, वहां पर हमें रेमेडी करनी जरूरी है. अब मंगल की रेमेडी हम सब जानते हैं, हनुमान जी. तो करिए हनुमान जी की उपासना. चलिए, दैट इज इवन बेटर. आपने एक बात बोली थी कि जब शुरुआत में आपने सीखा था तो आपका अगर कोई गलत कार्ड आ जाता था, नेगेटिव कार्ड आ जाता था, तो आप कहते थे नहीं ये गलती से आ गया होगा. तो अगर आपको अपने लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, क्योंकि आप सीखी हुई हैं, बहुत टाइम से कर रही हैं, अपने इमोशंस पे आपका बहुत कंट्रोल है, पर फिर भी अगर कोई इमोशनल क्वेश्चन है
उसका आंसर चाहिए, तो क्या आप अपने लिए प्रिडिक्शन खुद कर पाती हैं? अब कर लेती हूँ सर। अब कर लेती कर हैं लेती हूँ। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। कहते हैं ना, न्यूट्रल होना बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति जो है, ह्यूमन नेचर है, इमोशंस है ना, वो कनेक्ट कर लेते हैं। बट हाँ, अब जो है चीजें समझ आती हैं। अब इसलिए भी समझ आती हैं कि जैसे मैंने कहा ना, सरेंडर। जब आप सरेंडर कर देते हो, फिर क्वेश्चन का जगह नहीं बचती है। और जब तक ये क्वेश्चन मार्क है, तब तक फिर रास्ते बंद रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है चीजें बहुत बेहतर हैं, बहुत अलग हैं। और यस, आई डू टेक अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम टैरोस। बहुत गाइडेंस लेती हूँ मैं। और मैंने देखा है, बड़ी प्रकृति जो है बड़ी मदद करती है, यूनिवर्स हेल्प्स। तो ये हमारा एक्चुअली में भाव है, मुझे ऐसा लगता है, जो हमारी मदद करता है। कभी तो ऐसा टाइम रहा होगा कि जब भी आपको कभी इमोशनल जवाब चाहिए, पर उस समय तक आप उस सरेंडर की हद तक नहीं गए थे, तब तक तो वो आंसर कहीं ना कहीं और से आप लेते हो गए। सो क्या ये टैरो आपके घर में किसी और ने भी सीखा हुआ है, या फिर आपके नोन में ऐसे कोई हैं, या फिर वो आपके गुरुजी हैं जिनकी आप हेल्प लेती थी? तो जब आपको ज़रूरत पड़ती थी, जब तक आप इस लेवल तक नहीं पहुंची थी, तब तक वो जवाब कहाँ से आता था? ऐसे ही होता है सर, दिस इज अ फैक्ट। घर में तो किसी ने नहीं सीखा, बट यस, मेरे गुरुजी तो हैं ही। उनसे तो पूछे बिना शायद मैं कोई भी डिसीजन लाइफ में नहीं लेती हूँ अब। कहते हैं ना कि जब गुरु का हाथ हो जाता है, ये भी उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी वो खुद ही उठा रहे हैं। हम तो सिर्फ चलते जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें, हर चीज शायद मैं अपनी लाइफ की एक स्टेप पे आकर उनसे पूछ के करती हूँ। निर्णय सब वहीं से होते हैं मेरे। मगर हाँ, ये बात सही है कि मेरे नोन में बहुत सारे लोग हैं जो टैरोस करते हैं। मगर एक बात जो है मेरे मन में हमेशा आती है, और ये तब भी आती थी जब मैं सीख रही थी, कि एनर्जी जो है ना, शायद हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ठाकुर जी पे मेरा इस तरीके का विश्वास है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी हमें जवाब मिल रहा है वो हमारे सामने आ ही जाता है। मैं उसे कितना भी डिनाई करूं, कार्ड में खुद निकालूंगी, मैं मन से उसे डिनाई भी करूंगी, मगर मैंने सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो कार्ड आया है निश्चित होगा वो। तो कोई फायदा नहीं है अपने आप को मैनिपुलेट करने का। और ये एडवाइस मैं सबको देती हूँ, डोंट मैनिपुलेट, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ओनली रेमेडीज कैन हेल्प यू, और रादर योर इंटेंशन कैन हेल्प यू। पर रेमेडीज और इंटेंशन भी अगर हेल्प करेंगी भी, तो दे में ऑल्सो नीड सम टाइम। एग्जैक्टली। तो हमें वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप किस रोड पे जा रहे हो, बट उसे अगर ठीक करना है, स्मूथ करना है, तो तब भी इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आपने बताया कि जैसे कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कवर नहीं करेंगे, बट उसका एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है प्रश्न कुंडली। यस। कि कोई इंसान आपके पास आया, उसके मन में क्या सवाल है, वो भी आपको उसकी कुंडली से पता चल जाता है। वो आप खुद उसी वक्त बनाते हैं प्रश्न कुंडली। तो क्या सेलेटेक को हम प्रश्न कुंडली के साथ कोरिलेट कर सकते हैं? सी, केल्टिक स्प्रेड, यस, एट टाइम्स इट कम्स। ये बात ना स्टूडेंट्स के साथ भी हम डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं आप बताइए, कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है, आप बताइए। तो यस, हॉशो स्प्रेड, केल्टिक स्प्रेड, ये हमें, ये 10-10 कार्ड के स्प्रेड्स होते हैं जो हमें पूरी क्लैरिटी दे देते हैं। क्या चल रहा है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या आगे देख रहे हैं, क्या इनके साथ हुआ है, और आगे का 1 साल का प्रिडिक्शन भी इसके साथ हमें मिल जाता है। तो यस, जैसे प्रश्न कुंडली है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे कार्ड्स मदद करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है सर कि हमारे को किसी ने, क्लाइंट ने कहा कि मैं आपसे मीटिंग करूंगा, इतने बजे आऊंगा, हम ये भी जान सकते हैं कि वो किस भाव से, किस कार्य के लिए हमारे पास आ रहा है। तो मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए कि वो कई बार होता है कि लोग आपके सामने ये प्रस्ताव इसलिए रखते हैं, या फिर अपना ये कहते इसलिए हैं ताकि वो आपको जान सके कि आप कितना जानते हो, या फिर टैरो कार्ड सच में कितना काम करते हैं। तो एक तरह से ये, एक तो वो ऐसे इंसानों को समझाते हैं कि इवन दे हैव दैट एनर्जी, कि वो आपके भाव को पहचान सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो सिर्फ आपको पहचान नहीं रहे, वो आपके भविष्य को भी बता रहे हैं, प्रेजेंट को भी बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ पार्ट वो आपके पास्ट का भी बता देते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आज प्रेजेंट चल रहा है, तो कभी ना कभी तो पास्ट के साथ वो रिलेटेड था, पास्ट से रिलेटेड होता वो प्रेजेंट में आया, प्रेजेंट से रिलेटेड होता हुआ अब वो हमारे फ्यूचर की सिरदर्द बन गया।
ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप, जैसे आपने कहा कि आप टैरो भी सिखाती हैं, आप आकाशिक भी सिखाती हैं, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाती हैं, आप जी। तीनों सिखाती हैं, क्या इसे सीखने के लिए आपके पास फिजिकली आना ज़रूरी है या कोई दूर से भी आपसे सीख सकता है, कोई ऐसा माध्यम? बिल्कुल सीख सकते हैं सर। हाँ। फिजिकली हमें अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम भी सारे ही काम ऑनलाइन कर रहे हैं और ये सबसे इजी मोड है। मतलब ये आई एम सो ब्लेस्ड कि हम ऐसे समय में हैं जहाँ पर हमें चीज़ों को सीखने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन सीखा जा सकता है। इसको सीखने के लिए व्यक्ति के अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए और उसकी यूनिवर्स की कॉलिंग होनी चाहिए। उसके अलावा अपने आप रास्ते बनते हैं, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि फिजिकली हमें जो है चीज़ों को अपने साथ काम करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, इन पर्सन आप अपने साथ काम करो। उसके अलावा यू कैन टेक द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर एंड ऑनलाइन इज द इजीएस्ट मोड। आकाशिक के लिए भी, क्योंकि आपको एक मेथड बताते हैं। जब हम लोग कराते हैं तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। एक क्लास होती है जिसमें 2 घंटे आप रहते हो, आप यू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल प्रोसेस, देन यू डू द मेडिटेशन विद अस एंड द बेस्ट पार्ट इज यू हैव द रिकॉर्डिंग्स विद यू। आप उसको कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू इट। तो सीखने वाला होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए और ये तो इतना डीप है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब हम फिजिकली क्लास लिया करते थे अपने टाइम में, क्योंकि एट दैट टाइम ये ऑनलाइन वाला ट्रेंड नहीं था। तो हमें अगर कोई चीज़ भूल जाती थी या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा सामने आता था जो हम रिकॉल नहीं कर पाए, तो हमें हर चीज़ दिमाग लगाना पड़ता था कि तब सर ने क्या बोला था, तब मैम ने क्या बोला था, हमारे नोट्स में वो पॉइंट लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। बट आज की डेट में सारी रिकॉर्डिंग जब मिलती हैं तो आप उसको पूरी तरह से आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। सो दैट्स अ बेटर वे टू लर्न, आई वुड से। बहुत से लोग हैं जो संकोच करते हैं कि ऑनलाइन नहीं सीखा जाता, मुश्किल होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक बार कोशिश तो करके देखो, अगर आप वो कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप सीख भी पाओगे और आप उसको सच में चेरिश करोगे कि हाँ, अच्छा किया मैंने ऑनलाइन सीखा, क्योंकि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हमेशा के लिए होते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ तक तो हमारा टैरो कार्ड की बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और है मेरा, आप आकाशिक भी करते हैं, आप टैरो भी करते हैं। एक कार्ड्स होते हैं आकाशिक टैरो। नाउ व्हाट इज दैट? आकाशिक टैरो की बात करते हैं सर, तो ये उन लोगों के लिए है कि हमें समझना है कि आकाशिक करने के लिए हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आकाशिक के लिए जो होता है, मिनिमम जो स्टार्टिंग में हम करते हैं दैट इज अ 50 मिनट्स मेडिटेशन। उसके बाद वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द रीडर कि वो कितना अच्छी रीडिंग कर रहा है, कितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस है और कितनी यूनिवर्स उसकी मदद कर रहा है। इसी तरीके से आकाशिक टैरोस जो है वो लोग कर सकते हैं जिनको मेडिटेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कार्ड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एवरीथिंग दे टेल अस, दे आर डिफरेंट। ये 62 कार्ड्स का जो है टैरो डेक होता है जिसको आकाशिक टैरो बोला जाता है। इसमें भी दे वर्क सिमिलरली। और जैसे हम उसमें मेडिटेटिव प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आकाशिक टैरोस इज इजी टू एक्सेस, बट यहाँ पर भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमें चाहिए, एनर्जीज की हेल्प चाहिए। उसके बिना आकाशिक टैरो भी संभव नहीं है। तो क्या आकाशिक टैरो जो है वो आपको आपके आकाशिक रिलेटेड जवाब देता है? यस, टैरो कार्ड्स, करेक्ट। इसीलिए उसको आकाशिक टैरो बोलते हैं। जैसे हम राइडर वेट करते हैं, राइडर वेट जो है वो हमारे जो हमें गाइड करते हैं। सिमिलरली आकाशिक मीन्स व्हाट, वी आर गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम यूनिवर्स। हम आकाश से, इधर हमारी स्पेस में हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। आकाशिक टैरोज आल्सो वी डू द सेम। अब वहां पर भी जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, जो हम सबकी एक सोल जर्नी है, जो एक जगह जो है, ऐसे मान लीजिए लाइब्रेरी कहते हैं तो ऐसा लगता है किताबें रखी होंगी, उसमें मेरे नाम की, दिव्या के नाम की एक किताब होगी, दिव्या उसे निकालेगी, पढ़ेगी और पढ़ लेगी, ऐसे करके समझ लीजिए। आकाशिक टैरोस कार्ड्स हैं जो हमारे को सिमिलर वे में चैनलाइज करते हैं। वो हमें यही बताते हैं कि किस तरीके से हमारी पास्ट लाइफ थी, जिस तरीके का हमारा प्रश्न, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या हमने किया था। वी कैन गेट द आंसर्स टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग देयर आल्सो। ग्रेट। अब एक सवाल मेरा और है जी। आप आकाशिक करती हैं तो आप
डेफिनेटली इस चीज़ को मानती होंगी कि आकाशिक जब भी किया जाता है एक परमिशन के साथ किया जाता है, राइट? ये एक थंब रूल है कि आकाशिक जिसका करना है उसका आकाशिक करने से पहले उसका परमिशन चाहिए। चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई सज्जन आए, वो कहते हैं कि आप मेरी बेटी का रिश्ता होना है किसी के साथ, पर मैं जानना चाहता हूँ उसके कर्मा कैसे हैं, तो मैं उसका आकाशिक कराना चाहता हूँ। सो कैन वी डू दैट वे? नो, वी कैन नॉट। दैट्स नॉट एथिकल। सो ब्लड लाइन का कर सकते हैं, बट Yes. आउट ऑफ ब्लड लाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। अगर वो उनके दामाद बन जाते, शादी हो गई, तब हम करवा सकते थे। नॉट फ्रॉम हिज एस्पेक्ट, हाँ, उनके थ्रू नहीं। अच्छा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम किसी की सोल जर्नी में नहीं जा सकते, इट इज अनएथिकल। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स आवर इंटेंशंस। हमें देखिए, कर्मा तो सबने किए हैं, अगर कर्मा नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। करेक्ट। काटने तो हम भी आए हैं, हाँ, तो ठीक है, बट वी हैव नो राइट until unless the soul doesn't want. If he says yes, I want you to access my records, I'm there. Otherwise, there is a big no. एक और क्वेश्चन पूछूंगा। आपने YouTube पे देखा होगा, बहुत से लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मैंने इसका पास्ट लाइफ देखा, मैंने उसका पास्ट लाइफ देखा। आई हैव अ पर्सनल फीलिंग कि जिसका भी, अब जैसे एक रिनोन पर्सन है, जैसे मान लेते हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन जी हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, तो उनका पास्ट लाइफ करने के लिए या तो परमिशन उनसे चाहिए या उनके ब्लड लाइन से चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, डू यू रियली फील कि उनके पास वो परमिशन थी? सर एक्चुअली में ना ये इसके साथ ना कुछ और बहुत सारे सवाल हैं, बड़े कहते हैं ना अनसुलझे से सवाल है। कभी कभी लगता है हम बड़े छोटे हैं, जो शायद इस पे कुछ कहना हमारे लिए बड़ा गलत हो जाएगा, मगर समझने वाली बात है कि ये जितना ज्ञान का सागर है ना, उतना अंधविश्वास का भी सागर है। ये चुनाव करना होगा कि ज्ञान की तरफ जाना है या अंधविश्वास की तरफ जाना है। देखिए, मैं कई बार लोगों को कहती हूँ, बहुत बात हुई है इस विषय में, मैंने बहुत बहुत परेशान लोगों को देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि जब व्यक्ति परेशान होता है ना, वो परेशानी से निकलने के लिए हर तरफ कोशिश करता है। Correct. और मैंने वहां पर सर ऐसे भी लोगों को देखा है जो लोगों का बड़ा फायदा उठा लेते हैं। तो मुझे हमेशा एक ही बात लगती है कि बड़ा सोच समझ के निर्णय करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हम, जो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है ना, वो उसकी हर लेवल पे एनर्जी खराब हो रही है, उसको मदद की जरूरत है। तो ये चुनाव जो है फिर करना बड़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल। और मैंने जैसे कहा, मैं सच में नहीं जानती, बहुत बड़े बड़े क्लेम हो रहे हैं सर कि जाइए ये लिख दीजिए बदल जाएगा। तो कैसे, मतलब एक सोचने वाली बात है, आज कर्म कीजिए कल जाइए और जाके बदल दीजिए। ऐसे अगर होने लगता तो हम और आप जो है निकल गए होते। तो बड़ा ये क्या करें, मतलब इसका कोई ना सोल्यूशन नहीं है, बस एक ही सोल्यूशन है कि मैं यही कहूंगी कि जो भी किसी भी ऐसी मोडालिटी के साथ जुड़ रहा है, ऑकल्ट के साथ जुड़ रहा है, सेवा भाव, इंटेंशन, भाव अगर अपना अच्छा रख के करता है, तो ये मोडालिटी ये जन्म भी तारेगी, आगे के जन्मों को भी तारेगी। आपको वो दे सकती है जो आपने अपने लिए कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और अगर यहाँ पर वही कहते हैं ना, छल आ गया, कहीं कोई मन में भाव गलत आ गया, तो फिर अपना भी, हमारा भी निर्णय वही होना है। चलिए, ये आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अब ये हमारे श्रोताओं को चुनना है कि उनको ज्ञान की तरफ जाना है या फिर अंधविश्वास की तरफ जाना है, उनको छल की तरफ जाना है या फिर सही तरीके की तरफ जाना है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम अब ये पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल अब अपने श्रोताओं के लिए छोड़ देते हैं कि उनको किस तरफ जाना है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने आज ये समझा कि टैरो में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। सिर्फ ही लव्स मी नॉट ये नहीं होता, वो मुझे कॉल करेगा, वो मुझे कॉल करेगी, ये नहीं होता। बहुत कुछ होता है, आकाशिक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और हमें किस पे विश्वास करना है, किस पे विश्वास नहीं करना, किन बातों को सुनने के बाद उनको नज़रअंदाज करना है और किन किन बातों पे विश्वास करना है। मेरे ख्याल में बहुत क्लियरली ये बात समझ में आई होगी। सो विद दैट थॉट हम आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं।
दिव्या अरोड़ा जी का मैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर किसी सर्विस के लिए आप आकाशिक सीखना चाहते हैं, आप टैरो सीखना चाहते हैं, या फिर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड शी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू वेरी मच दिव्या जी। थैंक यू सो मच सर, मेरा बहुत सौभाग्य है कि यहाँ आने का मुझे मौका मिला। राधे राधे, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम, Thank थैंक यू।